Hey everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. If you're new to this channel, then please consider subscribing it, and you can check my important playlist which I have shared in the description box below. So today we will be starting with chapter 6 from the Robert Barron series. और अगर अभी तक आपने चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 नहीं देखा है तो आप जाके एक्सेस कर सकते हैं. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक्स दे दिए हैं और क्लास 11th और 12th के भी प्लेलिस्ट के लिंक्स हैं. एंड इफ यू विश टू get the access to my handwritten notes, then you can DM me on my Instagram @polypsychology या फिर आप मुझे comment section में भी बता सकते हैं. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है मेमोरी. मेमोरी यानी अगर हम लेमैन के लैंग्वेज में या लेमैन के टर्म्स में इसे समझने की कोशिश करें तो आप कहेंगे कि इसका मतलब है याददाश्त, हमारा याददाश्त. तो इसमें क्या हम स्टडी कर सकते हैं? नाउ बिकॉज इट इज साइकोलॉजी, आवर सब्जेक्ट इज साइकोलॉजी, सो वी आर स्टडिंग समथिंग रिलेटेड टू माइंड. सो मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई लेमैन को आप पूछे मेमोरी क्या है क्या नहीं, तो वो बोलेंगे कि कैसे हम कोई चीज को याद रखते हैं, अपने मेमोरी में रखते हैं, या फिर हम कैसे कितनी जल्दी किसी चीज को भूल जाते हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मेमोरी इट इज अ कॉग्निटिव सिस्टम और सिस्टम्स फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन. सो इट इज रिलेटेड टू आवर कॉग्निटिव सिस्टम. ये कॉग्निटिव सिस्टम क्या है? अगर आप साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप डेफिनेटली इसको समझ पाएंगे. इट इज समथिंग रिलेटेड टू आवर ब्रेन, आवर माइंड. तो हमारे जो बुद्धि है, हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, कॉग्निटिव सिस्टम कैसे यूज करके हम एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड में स्टोर करते हैं एंड देन जब वक्त पड़े तो हम उसे रिट्रीव भी कर सकते हैं. दैट इज मेमोरी. सो अगर आप सोचेंगे कि हम कैसे कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को याद कर रहे हैं, उसे स्टोर कर रहे हैं अपने माइंड में एंड देन वी आर एबल टू रिट्रीव इट, जस्ट थिंक अबाउट इट. First step would be you need to identify that piece of information. Supposing कि आपने रोड में एक कार देखा, अगर आपको पता ही नहीं है कि कार है क्या, तो क्या आप उस इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाओगे? आपको समझ ही नहीं आएगा. तो फर्स्ट स्टेप इज आपको पता होना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन है क्या, एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए. उसके बाद आएगा आपका दिस स्टोरिंग थिंग. आपने देखा, अपने आईज से देखा या अपने किसी भी सेंसेस से, या आपने कुछ सुना, तो आपको वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो जाएगा. नाउ फॉर एग्जांपल जब हम अपनी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हमारे सपोजिंग एग्जाम में 12 चैप्टर्स आ रहा है, तो हम सारे चैप्टर्स को पढ़ते हैं. नाउ जब पढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं? हम रीड करते हैं, हम समझते हैं. यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि अगर पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं तो फिर कहाँ से स्टोरिंग और रिट्रीव होगा इंफॉर्मेशन जो भी हम जिसे देख रहे हैं या सुन रहे हैं. सो फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाता है कि हम उसे पढ़ते हैं, और जब हम पढ़ रहे हैं तब हम समझते हैं कि ओके व्हाट इज साइकोलॉजी. साइकोलॉजी को क्या बोला जा रहा है? आपने पढ़ा, आप समझ लिए, आपने यहाँ पे स्टोर कर लिया कि साइकोलॉजी है क्या. उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग में आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज साइकोलॉजी, अगर आप प्रॉपरली उसे फ्रेम करके लिख नहीं पाए या आपको याद नहीं है, तो उसका मतलब है कि आपका यहाँ पे प्रॉब्लम है. आप इंफॉर्मेशन को स्टोर तो किए थे लेकिन रिट्रीव नहीं कर पाए. और अगर आपने कर लिया, आप आसानी से लिख लिए, आपको पता है सवाल क्या है, जवाब पता है, तो इसका मतलब ये दोनों प्रोसेस एकदम डन है. सो इन दी लेट 19th century लाइक मेमोरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी के अंदर में. तो इसके बारे में रिसर्च चलता आ रहा है. लेट 19th century में लाइक इन द ईयर 1885 क्या हुआ कि दिस रिसर्चर नेम्ड हर्मन एबिंगहाउस, ही यूज्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को एक सब्जेक्ट बनाया. देखिए एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है या एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है कि दो ग्रुप होता है. आइदर एक रिसर्चर या एक साइकोलॉजिस्ट है जो एक इंडिविजुअल पे टेस्ट कर रहा है, या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पे टेस्ट कर रहा है, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स जो है वो शामिल हैं उस टेस्ट में एंड दे आर कंडक्टिंग द रिसर्च ऑल टुगेदर.
तो दोनों पार्टीज में द वन हु इज स्टडिंग और द वन हु इज कंडक्टिंग टू फाइंड एनी कोई भी अगर हाइपोथेसिस को प्रूव करना है, वो रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे रिसर्चर या फिर एक्सपेरिमेंटर। और जिनके ऊपर रिसर्च हो रहा है या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उनको हम साइकोलॉजी के अंदर में बोलते हैं सब्जेक्ट या फिर क्लाइंट। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर्मन एबिंगहाउस ने अपने आप को ही सब्जेक्ट बनाया इस टेस्ट में, और उन्होंने मेमोरी का जो मतलब वर्किंग है कि कैसे हमारे माइंड में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, कैसे रिट्रीव करते हैं, उस चीज को स्टडी करने के लिए उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट किया, जहाँ पे कि वो खुद ही अपने ऊपर स्टडी लगाए। उसमें उन्होंने क्या यूज किया, एक टर्म है यहाँ पे नॉनसेंस सिलेबल्स। नॉनसेंस सिलेबल्स, व्हाट इज दैट? समथिंग नॉनसेंस। एग्जैक्टली, यहाँ पे क्या लिखा है? BOMTEG। डज दैट मेक एनी सेंस? नो इट डजंट, राइट? लेकिन अगर यहाँ पे मैं BOM की जगह CAT लिखी होती तो उसका मतलब बन जाता। आपको पता है कि कैट क्या होता है ना? लेकिन आपको नहीं पता कि ये बॉम्ब क्या होता है। BOBM पता है, लेकिन BOBM नहीं पता ना। तो उसमें क्या उन्होंने किया कि उन्होंने एक नंबर ऑफ लाइक 10, 15, 20 ऐसे कुछ नॉनसेंस सिलेबल्स बनाए जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जैसे कि BOMTEG, SPT, ऐसे जिसका कुछ मतलब नहीं है। तो फिर वो उसको याद करने की कोशिश किए, याद करके उसे रिट्रीव करने की कोशिश किए। तो उसका जो स्टडी उन्होंने कंडक्ट किया वो काफी सारे हेल्पफुल फाइंडिंग्स, उन्हें मदद हुआ फाइंडिंग्स निकालने के लिए। जैसे कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, हमें कहा जाता है कि जितना हो सके आप उतना ओवरनाइट स्टडी जो हम करते हैं उसे अवॉइड करना चाहिए। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? कि हमेशा से आप जहां भी जाएंगे आपको टीचर्स बोलेंगे कि अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ओवरनाइट स्टडी जो है उसे स्किप करना है। यू नीड टू स्टडी एवरी डे एटलीस्ट फॉर 2 hours, but just give your time to your books so that you can fetch good marks. Now how does that work? Let me explain you. अगर वो ओवरनाइट वाली जो स्टडी वाली जो थिंग है वो सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स के लिए एप्लीकेबल है। नाउ व्हाई? बिकॉज दे टेक रेगुलर क्लासेस, दे टेक रेगुलर नोट्स, दे नो, उन्हें आइडेंटिफिकेशन है थोड़ा बहुत, जो मैंने आपको पहले बताया कि कोई चीज को स्टोर करके रिट्रीव करने के लिए उसे समझना भी जरूरी है। तो वो चीज उन पे एप्लीकेबल हो सकता है कि वो उस चीज को समझे हैं, एंड they'll revise the entire thing and they may perform like okay in the exam, but it's not necessary that they will get really good marks by doing overnight studies. क्योंकि overnight studies में जब आप एक piece of information को एक ही बार में, बहुत ज्यादा मात्रा में एक ही बार में घुसाने की कोशिश करते हो अपने दिमाग में, तो वो 100% रिटेंशन नहीं देता है। आप 100% के लिए वो सारे इंफॉर्मेशन को कम टाइम में, थोड़े टाइम के बाद आप रिमेम्बर नहीं कर सकते। लेकिन जब हम चंक्स में पढ़ते हैं, हमने अगर चंक में पढ़ा है, हमने हमारे सिलेबस को, अगर हमारे एग्जाम में 12 चैप्टर्स आ रहा है, अगर हमें कुछ गैप्स मिला है 4 डेज का, तो हमने अगर उसे चैप्टर को डिवाइड किया कि आज 3 चैप्टर करना है, परसों 3 चैप्टर, तो उसमें क्या होगा कि आपके टाइम के हिसाब से आपका माइंड बेटर वर्क करेगा। सो ये सारी थिंग्स जो है ये उन्होंने फाइंड आउट किया था। सो लेट अस लुक एट कि हम इस चैप्टर में, ये जो मेमोरी चैप्टर है उसमें कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इज ह्यूमन मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी, सेकेंड इज व्हाट आर द काइंड्स ऑफ मेमोरी, थर्ड इज मेमोरी फॉर द स्किल्स, हमें स्किल्स सीखने के लिए किस टाइप के मेमोरी का जरूरत पड़ता है, फोर्थ इज द वर्किंग मेमोरी, नेक्स्ट इज द मेमोरी ऑफ फैक्ट्स, मेमोरी फॉर लाइफ इवेंट्स, देन इज फॉरगेटिंग, हम क्यों कुछ चीजें भूल जाते हैं या फॉरगेटिंग क्या है, कैसे होता है, और क्या फैक्टर्स होते हैं फॉरगेटिंग के लिए, ये सब पढ़ेंगे। दूसरा है एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में वो कौन से इवेंट्स होते हैं जो हमें ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, हम ज्यादा दिन तक याद रखते हैं। हो सकता है कि आपको याद ना हो कि आपने क्लास 5 में स्कूल में क्या क्या किया होगा, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट होगा जो आपको अच्छी तरह से याद है। हम में से हर किसी को अपने स्कूल का लास्ट डे का कुछ ना कुछ तो याद रहता ही है। तो ये सब क्यों है, ये सब को जानने के लिए हम ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। और एवरीडे लाइफ इवेंट्स में एक ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी,
और इमोशनल इवेंट्स का क्या मतलब इम्पोर्टेंस है वो भी देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। सो लेट्स बिगिन विथ ह्यूमन मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी को समझने के लिए काफ़ी सारे मॉडल्स दिए गए, क्योंकि इनिशियली जब रिसर्चर्स हमारे मेमोरी को स्टडी करते हैं, या नॉट जस्ट मेमोरी, एनी टाइप ऑफ टॉपिक दे स्टडी, वो अपने ओवरऑल रिसर्च को, द नेचर ऑफ रिसर्च एंड द फाइंडिंग्स, वो उन सभी चीज़ों को एक मॉडल तैयार करते हैं उसका। तो यहाँ पे एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल ऑफ मेमोरी एक बहुत ही फेमस मॉडल दिया गया है मेमोरी के टॉपिक में। तो हम यहाँ पे दो मॉडल्स देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल क्या है। सो एज द नेम सजेस्ट, एटकिंसन एंड शिफ्रिन जो थे, ये दो लोगों का नाम है, दो रिसर्चर्स का नाम है जिन्होंने ये मॉडल दिया है। इन विच ईयर, इन द ईयर 1968 दिस मॉडल हैज बीन प्रपोज्ड ना। इसको मॉडल ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? यहाँ पे बोथ द ह्यूमन मेमोरी एंड द कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी क्यों लिखा है? क्योंकि ये वन ऑफ द इनिशियल फाइंडिंग्स था, और लाइक यू नो इनिशियल मॉडल्स टू स्टडी ह्यूमन मेमोरी। तो वहाँ पर देखा गया कि अगर हम कंप्यूटर का मेमोरी को as an analogy, like if we are comparing the human memory with the computer memory, it is much more easier to understand it. तो computer memory में 3 process से जो भी information जो है उसका usage होता है। First step is the encoding, second is the storage and third is the retrieval. तो encoding क्या है? Encoding is the process in which you are converting a piece of information, जो कि उस स्टाइल से जो कि हमारे मेमोरी में जाने लायक है। तो ह्यूमन मेमोरी में भी ये 3 स्टेप्स का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद जो है आप सारे प्रोसेसेस को समझ सकते हैं इजीली। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। एनकोडिंग में एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कि एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हमारे मेमोरी में जाने लायक बनाया जाता है। इट इज कन्वर्टेड इन अ वे सो दैट इट कैन एंटर आवर मेमोरी। सेकेंड में है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है कि रिटेंशन। कैसे? आपके मेमोरी में आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपने एनकोड किया, मतलब आप अपने माइंड में जिस भाषा में समझते हो उस भाषा में आपने उस चीज को समझा और फिर जाके आप उसे स्टोर करोगे। स्टोरेज में क्या रिक्वायर है कि रिटेंशन ऑफ द मेमोरी, जो कि आपने समझा। सपोजिंग मैं अभी हिंदी में आप सबको समझा रही हूँ, अभी अगर कोई सेम चीज आपको अराबिक में समझाए फॉर ऑल द नॉन अराबिक स्पीकर्स, या फिर कोई फ्रेंच में समझाए आपको, जो लैंग्वेज आपको नहीं आती, तो उसमें क्या आपका एनकोडिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो फर्स्ट आपको एनकोडिंग इंपॉर्टेंट है मेमोरी के लिए। तो फर्स्ट आप एनकोडिंग करेंगे, उसके बाद हम स्टोरेज करेंगे, उसके बाद रिट्रीवल करेंगे। रिट्रीवल का मतलब है कि आगे चल के जब आपने एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को पढ़ के समझ लिया है कि हाँ ये जो है इसका मतलब ऐसा है, और अभी आपने उस चीज को अपने माइंड में स्टोर कर लिया, स्टोरेज हो गया आपका। तो जब स्टोरेज हो गया है, जब वक्त पड़ता है आगे चल के, तो क्या आप उस चीज को वापस से सरफेस पे ला सकते हैं? क्या आप अपने माइंड के उस जगह में जाके उसे लोकेट करके उसे वापस से रिट्रीव कर सकते हैं? उसका मतलब है रिट्रीवल। तो तभी हम समझेंगे कि जो मेमोरी का जो प्रोसेस है वो पूरा हुआ है। तो ये था बिगिनिंग कि ये 3 प्रोसेसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये ह्यूमन मेमोरी को समझने के लिए अंडर दिस टॉपिक ऑफ एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल। सो लेट्स बिगिन कि ये टोटल मॉडल जो है उसमें क्या क्या है। फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि बोथ द ह्यूमन मेमोरी एंड कंप्यूटर मेमोरी में ये 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, विच आई एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ। अभी है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी का मतलब क्या है? ये वो मेमोरी है जो कि हम अपने सेंस ऑर्गन से जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी आप अपने विजन से देख रहे हैं, जो भी आप अपने कानों से सुन रहे हैं, वो सब आपके सेंसरी मेमोरी में चला जाएगा। तो सेंस ऑर्गन से सेंसरी इंफॉर्मेशन जो हम कैच करते हैं उसको हम सेंसरी मेमोरी बोलते हैं। तो सेंसरी मेमोरी में जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो इट इज फॉर टेम्पररी स्टोरेज, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन।
नाउ व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सेंसरी मेमोरी? सेंसरी मेमोरी का कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा हाई होता है. नाउ ड्यूरेशन इज लेस देन 1 सेकेंड फॉर विजन और फ्यू सेकेंड्स फॉर हियरिंग. सो जैसे कि मैंने बताया कि दो तरीके के हमारे सेंस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि एक आपका विजन हो सकता है, दूसरा आपका हियरिंग हो सकता है. तो दोनों के प्रोसेसेस में विजन में लगता है द ड्यूरेशन इज लेस देन 1 सेकेंड. बुक में एग्जाम्पल गिवन है, अगर आपके पास रॉबर्ट बैरन का बुक है तो आप जाके उसे पढ़ सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं. वहां पे दिया गया कि सपोजिंग एक डार्क रूम में कोई फ्लैश लाइट आपके आंखों से, मतलब आपके विजन में कोई फ्लैश लाइट जलाता है, तो जब वो लाइट बंद हो गया तब भी आपको उसके ट्रेसेस रहते हैं आपके माइंड में, आपको दिखाई देते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंसरी मेमोरी. नाउ नेक्स्ट इज द फ्यू सेकेंड्स फॉर हियरिंग. तो सेम है, हियरिंग में भी आपने जो सुना उसको रिटेन करने के लिए फ्यू सेकेंड्स लगता है. दैट इज ऑल अबाउट सेंसरी मेमोरी. नाउ दिस सेंसरी मेमोरी का जो इंफॉर्मेशन है उसको हम अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैसे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन आने वाले जो रेंजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं. अगर आप सोचेंगे तो आपके डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम देख रहे हैं, लेकिन क्या हम हर एक चीज को ध्यान देते हैं? कभी कभार कोई चीज हमारे सामने भी पड़ा हुआ रहेगा फॉर आवर्स, यू नो, एंड वी हैव नो आइडिया अबाउट इट. Like if someone comes and asks you कि have you seen the key, it might be lying in front of you, but आपका अगर माइंड ये नहीं है या आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आप बोलोगे हाँ शायद हो सकता है, मैंने देखा नहीं था. तो ऐसा होता है. तो वो कौन से इंफॉर्मेशन होते हैं जिन्हें हम अपने माइंड में, अपने मेमोरी में रिट्रीव करते हैं? सबसे पहला, उस चीज को समझने के लिए हमें अटेंशन को समझना होगा. हम वही सारे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं जिसे कि हम सिलेक्टिव अटेंशन देते हैं. Selective attention is the ability to select only a few aspects of information while largely ignoring the others. तो हम इतने सारे इंफॉर्मेशन के बीच में हम ओनली फ्यू एस्पेक्ट्स को चूज करते हैं. तो इसी के लिए सेंसरी मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाए उससे पहले उसे एक स्टेप से, यानी एक फिल्टर से गुजरना पड़ता है. हम इतने सारे इंफॉर्मेशन को देखते हैं, सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं, सारे इंफॉर्मेशंस जो हैं, वो हमारे फिल्टर से, जो कि प्रेजेंट है हमारे माइंड में, कॉग्निटिव प्रोसेसेस में, कॉग्निटिव एफर्ट्स में, वो एक फिल्टर की तरह वो क्लीन करते जाते हैं. तो वो फिल्टर एक है सिलेक्टिव अटेंशन. इंफॉर्मेशन दैट पासेस थ्रू अटेंशनल गेट इज ट्रांसफर टू दी STM यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाने से पहले उसे ये सिलेक्टिव अटेंशन वाले प्रोसेस में सिलेक्ट होना पड़ेगा, तभी वो जाके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा सकता है. नाउ शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है? यहाँ पे ब्रीफ स्टोरेज है ऑफ इंफॉर्मेशन करेंटली बीइंग यूज्ड. यहाँ का जो स्टोरेज है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी का, वो बहुत ज्यादा भी नहीं है. लाइक you have it in your long term memory की long term memory का जो capacity है वो बहुत ज़्यादा होता है. You know, like आप okay, when I'm teaching this I'll explain you. Let me just tell in one sentence कि long term memory में आप कोई short piece of information भी रख सकते हो, कोई elaborative event का भी आप entire information आप अपने long term memory में रख सकते हो. तो long term memory का जो कैपेसिटी है, रिटेंशन है, वो लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए होता है हमारे दिमाग में. लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम कुछ ही चीजें रखते हैं. तो यहाँ पे ये एक ब्रीफ स्टोरेज है ऑफ इंफॉर्मेशन करेंटली बीइंग यूज्ड, जो कि हमें चाहिए. सपोजिंग अभी लाइक व्हेन यू आर बुकिंग अ कैब और यू आर डूइंग एनी लाइक ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन या कुछ भी, जो OTP वगैरह आता है जो हम याद करते हैं, वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है. कैपेसिटी इसका लिमिटेड है, ड्यूरेशन इसका लेस देन 20 सेकेंड्स है. तो ये चला गया सेंसरी मेमोरी, एक फिल्टर के थ्रू गया विच इज द सिलेक्टिव अटेंशन. और सिलेक्टिव अटेंशन को पार करने के बाद
पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाने के बाद हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या वो हमारे साथ हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी जाएगा। यहाँ पे भी एक और फिल्टर ऐड होगा जिसका नाम है इलैबोरेटिव रिहर्सल्स। तो ये इलैबोरेटिव रिहर्सल्स क्या होता है? इट इज डीप प्रोसेसिंग। नाउ जो भी इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी से फिल्टर होके हमारे STM यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रहा है, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप एक दूसरे फिल्टर में ऐड करते हो, उसे एलैबोरेटिव रिहर्सल्स करते हो, यानी उसे और भी गहराइयों से समझते हो। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया गया है, आप सिर्फ वो OTP लर्न करने की तरह उसे रैंडमली रिमेम्बर करके उसे रिट्रीव नहीं कर रहे हो, आप उसे अच्छी तरह से समझ रहे हो। यू आर अटैचिंग सम काइंड ऑफ मीनिंग टू इट, या फिर कोई इस तरीके का इंफॉर्मेशन जहाँ पे कि आप अपने माइंड में ऑलरेडी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, रिलेटेड है, आप उसको भी रिलेट कर रहे हो ये वाली इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सपोजिंग एक चीज आप अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल रहे हो, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आप एक पहले भी कुछ चीज एक्सपीरियंस किए हो, तो आप बोल रहे हो कि अच्छा उस टाइम में जैसा हुआ था ये शायद ये उस चीज से रिलेटेड है, तो आपको और भी गहराइयों से समझने का मौका मिल रहा है। तो ये क्या हो जाता है कि ये एक हमारे माइंड में एक रिहर्सल हो जाता है उस चीज का। आप एलैबोरेटिव तरीके से आप उस चीज को समझ रहे हो, ये नहीं कि आप सिर्फ रट रहे हो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बाय नाउ। तो डीप प्रोसेसिंग यूजिंग द मीनिंग, सो दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विल नेक्स्ट बी ट्रांसफर टू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो स्टोरेज है वो रिलेटिवली परमानेंट है एंड द कैपेसिटी इज अनलिमिटेड। आप जितनी चाहे उतनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोरेज कर सकते हैं और वो काफी लॉन्ग टाइम के लिए रहता है आपके साथ। नाउ ड्यूरेशन इज लॉन्ग और परमानेंट। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ऑफ योर स्टेट, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर आप जो अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हो उसका एंटायर जो भी कंटेंट है आप उसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर रहे हो। आवर नेक्स्ट मॉडल टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन मेमोरी इज नोन बाय द नेम ऑफ न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स ऑफ memory. Now, what do we mean by neural network models of memory? Something related to our brain, right? क्योंकि हम वैसे भी मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी हमने एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल देखा, तो इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल में हमें बताए कि हमारा मेमोरी कैसे एक प्रोसेस से फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन को ट्रैप किया, उसके बाद एक फिल्टर के थ्रू गया विच वॉज द सिलेक्टिव अटेंशन, उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया, वहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलरली एलैबोरेटिव रिहर्सल्स में हम उसे प्रैक्टिस में लाए, मेंटेनेंस रिहर्सल्स किया, उसके बाद फिर जाके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हुआ, तो तब जाके हम उसे रिमेंबर कर पाए, रिटेन कर पाए। ओके, न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स में ये बताता है कि these are the models of memory that describe parallel processing. Now let me tell you, the Atkinson and Shiffrin model is known by the name of information processing. Information processing style of ह्यूमन मेमोरी या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच से हम उसे पढ़ रहे हैं। बहुत सारे जो मॉडल्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में लाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसे पैरेलल प्रोसेसिंग बोला जा रहा है, जहाँ पे कि हमें समझना है कि वाई द वर्ड पैरेलल इज बीइंग यूज्ड, बिकॉज वी सी कि यहाँ पे साइमल्टेनियस जो है प्रोसेसेस काम कर रहे हैं। किस चीज का? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। नाउ कैन यू रीड दिस सेंटेंस? सी, models of memory that describe parallel simultaneous processing of information by numerous neural modules in the brain. Now when I read this sentence, मुझे इतने सारी चीजें मेरा माइंड, मेरा जो मेमोरी है वो करते गया, और आप सबका भी, क्योंकि आप सब भी मेरे साथ पढ़ रहे हो। क्या बोलो? हम जब ये वर्ड को पढ़ रहे हैं, सपोजिंग साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, मेरा मेमोरी जो है, हमने जो बचपन से सीखा है कि ये जो है ये एस है। ओके, दिस इज द लेटर एस।
तो मुझे ये याद था, मुझे याद है क्योंकि यहाँ पे SIMULTAN एंड सो ऑन, यू नो, साइमल्टेनियस लिखा है। तो मुझे फर्स्ट मेरा मेमोरी काम किया कि ये S है, साइमल्टेनियस। उसके बाद मेरा स्पीड जो है, जिस स्पीड से मैं पढ़ रही हूँ, और पढ़ते पढ़ते मैं उसे समझ रही हूँ। क्यों समझ रही हूँ? क्योंकि मेरी मेमोरी में जो है ये लैंग्वेज है और उसका एनकोडिंग जो है वो सही तरह से हो रहा है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, और जो मैं पढ़ रही हूँ उसका रिटेंशन मुझे हो रहा है, यानी कि मुझे समझ भी आ रहा है एंड आई एम एबल टू रिट्रीव इट इन माई माइंड। तो ये जो है ये सब काम मेमोरी का है। तो जो ये न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स जो रिसर्चर्स ने प्रपोज किया मेमोरी के लिए, वो बोले कि कंप्यूटर मेमोरी जो है, कंप्यूटर एज अ मशीन, वो तो एक मतलब सीरियल प्रोसेसिंग में काम करता है, लाइक यू नो, वन आफ्टर द अदर। सीरियल मतलब कि लाइक यू नो सीरियल नंबरिंग जो हम करते हैं 1 2 3 4 5, तो वो एक सीरियल ऑर्डरली फंक्शन में वो काम करता है। लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन है उसके साथ ऐसा नहीं है। वहाँ पे हम साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग देखते हैं, जहाँ पे कि हम पैरेलली बहुत सारा चीज़ जो है वो हम कैच करके उसे एनकोड करके कहीं पे स्टोर कर रहे होते हैं, कहीं रिट्रीव कर रहे होते हैं। सो दिस वाज ऑल द आइडिया अबाउट द न्यूरल नेटवर्क मॉडल। नाउ each of these processing units is dedicated to a specific task and all are interconnected. So जितने भी processes हैं, जितने भी ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं हमारे, वो इंटरकनेक्टेड हैं। इसी वजह से जब मैं रीड कर रही होती हूँ वो कहीं ना कहीं मेरा मेमोरी में होता है कि ये वर्ड जो है, ये लेटर जो है, इसका मतलब ये है, इसका साउंड ऐसा आएगा, इसका मतलब ऐसा बनेगा, और फिर वो एक कंप्लीट मीनिंगफुल वर्ड बन के, एक सेंटेंस बन के मेरे माइंड में एच्ड हो जाता है कि इसका मतलब ये है। ओके, सो मॉडर्न कंप्यूटर्स क्या है? ये सीरियल डिवाइसेस है। यहाँ पे वन आफ्टर द अदर एक स्टेप किया जाएगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है स्टोरेज हो रहा है, लेकिन ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन इज नॉट लोकेटेड इन अ स्पेसिफिक प्लेस विद इन द ब्रेन। जैसे कि एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल में आप याद कीजिए, वहाँ पे बोला गया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में इस तरीके का इंफॉर्मेशन होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे। अगर हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक्सेस करना है तो वहाँ पे सिलेक्टिव अटेंशन, ऐसा ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टाइल था। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये मॉडल बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही पर्टिकुलर जगह में लोकेटेड हो। Now rather it is represented by patterns of the activation across various units. यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जिसकी वजह से कि मतलब एक पैटर्न होता है उन्हें एक्टिवेट करने का। बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझने के लिए one analogy or like you know comparison has been offered by Lindsay and Reed in the year 1995, and they have given the analogy of a spider web. Now how can you relate a spider web with this neural network of memory? See, यहाँ पे लिखा है कि they have described it as parallel processing of information by numerous neural modules in the brain. तो स्पाइडर वेब में आप याद कीजिए कि बहुत सारे वेब्स होते हैं। तो ये जो वेब्स हैं, ये वेब्स को जो लिंडसे और रीड है उन्होंने कंपेयर कर दिया हमारे न्यूरॉन्स से, हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस से, एरियाज ऑफ ब्रेन से, जो कि इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। Cognitive processes are different cognitive processes that are firstly interconnected and interrelated. So what is happening here is that just like in a spider web, वो बहुत सारे वेब्स होते हैं, एक स्पाइडर वेब है एकदम ऐसे ऐसे, तो वो भी बता रहे कि हमारा जो ब्रेन है वहाँ पर भी न्यूरॉन्स जो हैं ऐसे, न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं ऐसे बिछे हुए हैं। तो जब वन इनकमिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो पुल हो रहा है कहीं से भी, सेंसरी हो या कहीं से भी, लाइक यू आर सीइंग समथिंग, हियरिंग समथिंग, रीडिंग समथिंग, वंस द इंफॉर्मेशन इज गेटिंग पुल्ड, ओके, आपका इंफॉर्मेशन जो है वो जब वो पुल हो रहा है तो तब हमें क्या देखने को मिलता है इज
जो एरियाज ऑफ द न्यूरल नेटवर्क है, वेरियस यूनिट्स इट गेट्स एक्टिवेटेड इंक्लूडिंग द सेंटर, जहाँ पे कि स्पाइडर, आप स्पाइडर वेब को इमेजिन कीजिए। स्पाइडर वेब में जब कुछ एक चीज फंसता है, लाइक यू नो द प्रे ऑफ द, जिसके लिए स्पाइडर वेब बनाता है, जब वो प्रे आके उस वेब में फंसता है तो स्पाइडर जो सेंटर में है वो भी, उसको भी मालूम चल जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने वही एनालॉजी ही यूज़ किया है कि जो हमारा ब्रेन है वहाँ पर भी डिफरेंट नेटवर्क्स है, वेरियस नेटवर्क्स है, इंटर रिलेटेड इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स का, कि वंस द इंफॉर्मेशन इज गेटिंग पुल्ड, वंस देर इज द इनकमिंग इंफॉर्मेशन, तो हमारे डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट यूनिट्स, जो वेरियस यूनिट्स हैं ब्रेन में, माइंड में हमारे, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और उसके वजह से जो है हम साइमल्टेनियसली, ये नहीं है कि सिर्फ एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को हम रिट्रीव कर रहे हैं, हम साइमल्टेनियसली डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सक रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे एक लैंग्वेज रीडिंग, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, मैं एक ही साथ उसके लेटर्स को पढ़ रही हूँ, उसका पैटर्न समझ रही हूँ, वर्ड मुझे समझ में आ रहा है, साथ ही में मीनिंग समझ में आ रहा है, मेरा रीडिंग स्पीड क्या बताता है। तो ये सारी चीजें जो है साइमल्टेनियसली हो रही हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल ऑफ दिस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग टॉपिक्स, and if you haven't subscribed my channel yet, then please subscribe, give it a thumbs up and share it among your friends. Thank you for watching.